नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। प्यार की मिसाल देने वाले शहर आगरा में एक दुल्हन को विदाई के समय ही 3 तलाक दे दिया गया। तलाक की वजह थी लालच एक लग्जरी कार की, जिसकी फरमाइश पूरी ना होने पर दूल्हे ने भरी महफिल में दुल्हन को तलाक दे दिया। अपनी बेटी का घर टूटता देख परिवार वालों ने लड़के वालों के आगे लाखों मिन्नतें की और हाथ पैर जोड़े, लेकिन दूल्हे के सिर पर लालच का भूत इस कदर सवार था कि वो बारात लेकर लौट गया। ताज नगरी आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित प्रांशु गार्डन में एक परिवार की 2 युवतियों की बारात आई। दोनों ही बारात के लोगों की जमकर खातिरदारी की गई। एक बहन का निकाह तो अच्छे से हो गया, लेकिन दूसरी बहन की विदाई के वक्त दूल्हे ने लड़की पक्ष के सामने अनोखी फरमाइश रख दी। दूल्हे ने परिवार वालों से एक लग्जरी कार की फरमाइश की, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग सन्न रह गए। दूल्हे ने फरमाइश पूरी ना होने पर भरी महफिल में युवती को 3 तलाक दे दिया। युवती के परिवार वालों ने दूल्हे के परिजनों से मिन्नतें की, उनके आगे हाथ पैर जोड़े, लेकिन लालसा के चलते किसी का दिल नहीं पिघला। वही युवती के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर संगीन धाराओं में दूल्हे समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 3 तलाक से लड़की का परिवार सदमे में है और दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल है। थाना ताजगंज पे कल सूचना मिली कि एक जगह दहेज की मांग को लेकर शादी के तुरंत बाद 3 तलाक दे दिया गया है और इस सूचना पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और थाने पर विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। युवती के भाई ने बताया कि शादी में 7 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के आभूषण और दहेज का सामान दिया था, जिसे दूल्हा और उसके परिजन साथ लेकर फरार हो गए। देखिए, 12 जुलाई को मेरी 2 बहनों की शादी थी थाना ताजगंज के प्रांशु गार्डन में। हम लोगों ने बाकायदा जो तरीके से सारी चीज़ें थी वो हमने की। जितनी लड़के वालों की दोनों की तरफ से चीज़ों को रखा गया वो हमने बखूबी निभाया। पहली जो बड़ी बहन थी उसकी नाई की मंडी में शादी हुई, उसको बाकायदे उसको रुखसती की गई, अच्छे से खाना खिलाना हुआ, दोनों तरफ से शांति व्यवस्था के साथ उस शादी को संपन्न किया गया। दूसरी जो लड़की थी जिसके पति का नाम था आसिफ की बारात को समय दिया था 11 बजे का आने का। ये लोग 3 बजे रात की बारात लेकर आए। उसके बाद फिर इन्होंने खाने को लेकर तमाम सारी चीज़ों के लिए बोला। फिर अंत के अंदर इनकी मुन्नी देवी जो आसिफ की माँ हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो लग्जरी गाड़ी चाहिए थी, इतने पैसे में हमारा क्या हो पाएगा, हम लोग यहाँ तो शादी करोड़ों में होती हैं, आप लोग को ये ऐसे हम नहीं हो पाएंगे, हम तो बारात लेकर जा रहे हैं। तो वही दुल्हन के पिता मोहम्मद साबिर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। देखिए, पूरा मैटर मैंने कल रात को समझा था। निशान, मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, इस्लामिया लोकल एजेंसी सदर की हैसियत से मैं इस बात को कर रहा हूँ। एक तो जहेज अपने आप में इस्लाम में हराम है और जहेज हर समाज, जो दुनिया में जितने समाज हैं उन सब में एक लानत है। और उसके बाद ये लानत होते हुए भी लोग इसे लेते भी और देते भी हैं और खुशी खुशी लेते हैं और खुशी खुशी देते हैं। लेकिन वो देने वाले की जो खुशी है वो खुशी सिर्फ दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत गम होता है। इस मामले में उनके खिलाफ जो लड़का पक्ष है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा मामला जो हुआ कि मेरी 2 बच्चियों की शादी थी प्रांशु गार्डन में। 2 बच्चियों की शादी थी। एक लड़की वाले, बड़ी लड़की वाले उनकी खातरदाजी करके सारा काम करके वो बेचारे सब चीज़ लेके बच्ची को लेके वो चले गए। इनका टाइम था, हमारे यहाँ 11 बजे का हमने टाइम दिया था बारात का, और ये बारात लेके आए 3 बजे बारात लेके आए और हमने उसके बावजूद भी सारी इनकी तवाज़े की। इन्होंने कहा हमें खाने में मटन चाहिए, बढ़िया वो चाहिए। हमारे पास सारी चीज़ हमने इंतज़ाम किया, मटन भी करा, वो भी करा। फिर 4 बजे इन्होंने निकाह किया बच्ची का,
और निकाह करने के बाद फिर हमने जो 7 लाख रुपया दहेज जेवर सारी चीज़ हमने वहाँ रखने के बाद उन्होंने कहा कि हमें इसके बावजूद भी हमें वो चाहिए लग्जरी गाड़ी हाँ लग्जरी कार चाहिए। वो हम अदा नहीं कर सके, नहीं दे सके, तो इन्होंने फ़ौरन 2-3 घंटे के बाद कह दिया 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक बोल दिया, और हमारा सारा सामान जेवर पैसा ये लेके फरार हो गए। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से 3 तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 12 तारीख को फतेहाबाद रोड स्थित प्रियांशु गार्डन में 2 लड़कियों की बारात आई थी, जिसमें लड़की वालों की तरफ से 11 बजे का समय दिया गया था। वहीं एक बारात समय पर पहुंच गई और उसकी विदाई भी हो गई। वहीं दूसरी बारात 3 बजे प्रियांशु गार्डन में पहुंची। उनकी लड़की वालों की तरफ से खूब खातिरदारी भी की गई, जिसके बाद 4 बजे उस लड़की का निकाह होता है। निकाह के बाद से दूल्हा की अनेकों डिमांडें शुरू हो जाती हैं। दूल्हा का कहना होता है कि मुझे एक लग्जरी कार चाहिए, जिसके बाद दूल्हा 2 घंटे के बाद दुल्हन को 3 बार तलाक 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 बोल देता है, जिसके बाद लड़की पक्ष की ओर से थाना ताजगंज में एक मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जिसके बाद लगातार पुलिस लड़के वालों के खिलाफ दबिश दे रही है, लेकिन लड़का पक्ष अभी तक फरार है। दोनों शादियों में तकरीबन 30 लाख रुपए का खर्चा किया गया था, जिसमें 7 लाख रुपए कैश और सोने चांदी के आभूषण भी दिए गए थे। आगरा पुलिस का कहना है जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी आगरा। वहीं राजधानी लखनऊ में अलग अलग कोनों से आए अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों की मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बोर्ड द्वारा आयोजित ITI अनुदेशक की तारीख का ऐलान किया जाए। इसके साथ ही अभ्यर्थियों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि हमें केवल 1 साल से आश्वासन दिया जा रहा है, जिससे हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने CM योगी से मांग की है और वो इस मसले पर ध्यान दें। सर, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं आशुलिपिक भर्ती के लिए, जो कि 7 साल से नहीं आई है। अधियाचन आयोग को 400 पदों का मिला हुआ है, लेकिन आयोग भर्ती जारी नहीं कर रहा है। ठीक है, छात्र ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, और मैं तो इलाहाबाद से आया हूँ, ये आगरा से आए हैं। ठीक है, लड़के काफ़ी परेशान हैं, वैकेंसी नहीं दे रहा आयोग। 7 साल हो चुके, 7 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, भर्ती आयोग नहीं दे रहा है। पहले वाले सचिव जी हम लोग से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि PET 2021 से इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा, लेकिन इसका विज्ञापन जारी नहीं किया गया। ठीक है, अब PET 2022 भी गुजरा जा रहा है, इसके वैकेंसी नहीं दी जा रही है। ठीक है, और आयोग टाल रहा है वैकेंसी को। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वैकेंसी जो है जल्द से जल्द जारी की जाए, जितने भी पद खाली हैं उसका विज्ञापन जारी किया जाए। इसको लेकर क्या आप किसी जिम्मेदारान से बात किए हैं? आप पिकअप भवन पे आए हुए हैं तो? आयोग के सचिव से हमारी भी वार्ता हुई है, तो उन्होंने ये कहा है कि विज्ञापन देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि किस वाली PET से विज्ञापन देंगे। PET 2021 से आएगा कि 2022 से आएगा कि 23 से आएगा, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, तो हम लोग की यही मांग है कि ये भर्ती अब जल्दी से जल्द जारी की जाए, क्योंकि 7 साल हो गया है, ये भर्ती अब जल्दी जारी की जाए। राजधानी लखनऊ के पिकअप भवन पे आज एक बार फिर अभ्यर्थियों ने दस्तक दे दी है। इनकी मांग है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के तहत ITI अनुदेशक 2021 की जो परीक्षा हुई थी वो कहीं ना कहीं रद्द कर दी गई थी। अब एक लंबे अरसे से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि परीक्षा जिम्मेदारान कराएं, जिससे इनके भविष्य में कहीं ना कहीं अंधकार में न जाए। आज भारी तादाद में पिकअप भवन पे पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी आशा अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम कृष्णा पाल है और ये ज़िला बरेली से आए हम, और हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों से आए हैं। ये भर्ती जो है, इसका एग्ज़ाम जो है 17 जुलाई 2022 को होना था। आज 17 जुलाई 2023 है, यानी 1 साल बीत गया। ITI अनुदेशक जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, व्यावसायिक शिक्षा परिषद, वहाँ पर मास्टर जो रखे जाते हैं उनका एग्ज़ाम होना था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है। 1 साल हो गए। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी के 100 दिन के एजेंडे में ये भर्ती थी। ANM और लेखपाल की भर्ती इसी के साथ थी। उनका एग्जाम हो गया, ज्वाइनिंग हो गई ANM की, और उसका वेरिफिकेशन होने वाला लेखपाल। लेकिन आप में से कोई अंदर गया है प्रतिनिधि के तौर पे? उनकी तरफ जो अंदर बैठे तमाम अफसर हैं, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर? उन्होंने कहा है, जो अंदर गए थे UPSSC से बात हुई थी सचिव साहब से, तो उन्होंने कहा कि आपकी डॉक्यूमेंट की शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा और एग्ज़ाम डेट उसके बाद ही दी जाएगी।
तो हमने उनसे तो एग्ज़ाम डेट उन्होंने मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी हम क्लियर नहीं कर सकते जब तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होने की। और सर 2 से 3 महीने हो चुके हैं, अभी तक शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो रही है, इतना टाइम लग रहा है। हमारी भर्ती जो है 2021 में निकली है और 2021 में निकली है, उसके बाद पेपर स्थगित किया जाता है, उसके ठीक बाद आप लोगों की मांग है कि पेपर एक बार फिर कराया जाए। तो आज अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से अगर साफ शब्दों में कहें तो क्या कहा गया है? सर उन्होंने ये कहा गया है कि अभी जो है शॉर्ट लिस्टिंग चल रही है, अभी एग्जाम डेट हम आपको नहीं बता सकते, थोड़ा टाइम लगेगा शॉर्ट लिस्टिंग में, उसके बाद ही एग्जाम डेट कुल मिला के टाला गया है। और जो है हम ये चाहते हैं कि जल्दी से एग्जाम डेट हो, जिससे कि हम बेरोजगार होकर नौकरी छोड़ के बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से दर दर भटक रहे हैं, कम से कम अपने लक्ष्य को तो पा जाएं। दूसरी तरफ सरकारी ITI में 70% जो है टीचर है ही नहीं मास्टर, तो विभाग का भी प्रेशर है, लेकिन उसके बाद एग्जाम नहीं कराने सर, बहुत एज क्राइटेरिया की वजह से आपको दिक्कतें आ सकती हैं? अगर देखा जाए तो एज क्राइटेरिया की वजह से क्या आप अभ्यर्थियों को दिक्कत आ सकती है? बहुत से लोग हो रहे हैं, मतलब कि ओवर एज हो रहे हैं और भर्ती से बाहर हो जाएंगे। सर इस भर्ती से बाहर भी हो सकते हैं सर, ओवर एज हो रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट्स अपने जिला से आए हुए हैं सर। और ये 17 जुलाई को एग्जाम होना था सर, अभी तक एग्जाम डेट हुआ, हम आज इतनी भारी संख्या में आए हैं केवल यही कहने आए हैं केवल हमारा एग्जाम हो जाए, हमें कोई एग्जाम डेट घोषित कर दिया, चाहे वो अक्टूबर दे दिया जाए चाहे वो सितंबर दे दिया जाए। सर हम इतने भर्ती से आए हैं और सर इतना परेशानी होकर आते हैं, हर बंदा हर डिस्ट्रिक्ट से आता हुआ है सर यहाँ पे परेशान होते हुए। टोटल सर हम यही चाहते हैं कि एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाए। कहाँ से आए आप? सर मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ हूँ मैं सर, और सर मैं यही चाहता हूँ कि एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाए हमारे लिए सर। हम आप भावुक दिख रहे हैं सर, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ सर, मैं पूरी रात सफर करके आया हूँ ट्रेन में सर, और हर बार आता हूँ मैं यहाँ पे और मेरे को यही दिलासा दिया जाता है कि आपका एग्जाम डेट घोषित हो गई। सर अभी तक कोई एग्जाम डेट घोषित नहीं की है सर, अब तक मेरे को। सर हमारा पैड 2021 का दिया है, अब 2023 पैड की बात होने लगी है और 2021 पैड की वैकेंसी अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। 100 दिन के एजेंडे में भर्ती की बात थी, अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई सर। सर हम यही चाहते हैं सरकार से कि और पिका भवन से कि हमारी एग्जाम डेट घोषित कर दिया जाए, चाहे वो सितंबर में कह रहे हैं या फिर आप अक्टूबर में दीजिए सर, एक डेट दे दीजिए। हम लोग प्राइवेट जॉब करते हैं सर, प्राइवेट जॉब छोड़ के सर हम वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं सर। तैयारी करते करते सर हम लोग एज निकल रही है सर हम लोगों की। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो परेशान होकर बेचारे जॉब कर रहे हैं, जॉब करने के बाद साथ साथ पढ़ाई करते हैं। अब कोई एग्जाम डेट का पता नहीं है सर, तो अंधेरे में कब तक हम पढ़ाई करते हैं आखिर। तो हमें एक डेट घोषित कर दिया है कि हमें क्या डेट मिल जाए, चाहे वो सितंबर मिल जाए चाहे वो अक्टूबर मिल जाए सर। हमें जिम्मेदारों से क्या आप अपेक्षा रखते हैं कि आपके मामले को लेके आपकी भर्ती के कहीं ना कहीं परीक्षा की जो मांग कर रहे हैं उसमें जिम्मेदारों का क्या रुख होना चाहिए? सर मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोग भी देख रहे हैं और उनको कहाँ से आए लोग? उत्तर प्रदेश के हर जिले से आए हैं। और इस समय जो इस समय स्थिति चल रही है ट्रेनों में, सर ट्रेनों में जो स्थिति चल रही है, सभी लोग खड़े होकर के आए हैं, सब लोग ओवर एज हैं, कितने लोगों का घर टूटा हुआ सर। कांवड़ यात्रा वजह से हम आज सोमवार का दिन है, तब भी हम इतने लोग परेशान होकर आए सर। यात्रा सारी ट्रेनें रद्द चल रही हैं, तब भी खड़े होकर लोग आ रहे हैं, खड़े होकर भीड़ में आए सर। यहाँ पे केवल कुछ मित्र जो जयपुर से, गुजरात से, सूरत से भी आए हैं, क्योंकि वो लोग बेरोजगारी की वजह से मजदूरी करने चले गए थे, लेकिन उनका दर्द नहीं समझ रहे हैं। 2 साल हो गए ITI में इंस्ट्रक्टरों की वैकेंसी पूरी नहीं कराई, 2406 जो पद हैं उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है। कपिल देव अग्रवाल जो कंसर्न मिनिस्टर हैं उनके पास भी हम लोग गए, 1 साल हो गया, केवल आश्वासन, और डिपार्टमेंट भी ठीक तरीके से प्रेशर नहीं दे रहा है, क्योंकि ANM की जो वैकेंसी है और स्वास्थ्य विभाग ने प्रेशर दिया है, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। इसका मतलब यह है कि डिपार्टमेंट को भी सही तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए, जिससे कि UPSSC सही समय पे भर्ती पूरी कराए। दूसरी तरफ विभाग जो है काम चलाने के लिए आउटसोर्सिंग जो कि बिल्कुल फेल है, उस पर काम चला रहा है, उसमें अनुदेशक रखने का काम चला रहा है, जबकि परमानेंट अनुदेशक इतने सब 5-5, 10-10 साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं हम लोग और पैड क्वालिफाई बैठे हैं, हमारी नहीं सुन रहे। तो कुल मिला के डिपार्टमेंट जो है व्यावसायिक शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश और UPSSC को जल्द से जल्द एग्जाम कराना चाहिए, जिससे कि ये पूरे राज्य के जितने अभ्यर्थी हम लोग आए हैं, हजारों की तादाद में हम जो आए हैं, कम से कम इस मांग को सुना जाए। और दूसरी तरफ ये है कि कितने सारे लोग ऐसे आए जो बेचारे जिनको किराए तक के पैसे नहीं है, बेरोजगारी का दर्द, ITI किया, पॉलिटेक्निक किया, BTech किया, CITS किया, 3 साल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद PET 2021 क्वालिफाई किया, 2022 आगे 2023 का पैड आने वाला है, लेकिन हर बार आश्वासन गवर्नमेंट शासन भी यही कहता है, सुनने वाला सर कोई नहीं है। बड़ा दर्द है, ITI में शिक्षक नहीं है और इधर भर्ती पूरी नहीं हो रही, तो मतलब क्या है, क्या गुणवत्ता होगी? आप कहाँ से आए हैं?
हम आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं। सरकार तो लगातार कह रही है कि हमारे कार्यकाल में हर एक वर्ग खुश है और आप सभी बता रहे हैं हम बहुत परेशान हैं। नहीं, सरकार के कार्यकाल में ये है ना कि उन्होंने कहा था कि ये भर्ती 100 दिन के कार्यकाल में पूरी हो जाएगी, मगर उनकी बात का कोई भी कहीं भी, चाहे उनका मंत्री हो, चाहे ये यूपी SSS हो, हर जगह उनकी बातों का अपमान किया गया। आज तक ये भर्ती 3 साल हो गई, अगर 3 साल में पूरा नहीं हो पाया है। और ये लड़कों, उनके मंत्री के साथ साथ SSS और लड़कों का भी अपमान है जो आज तक ये भर्ती पूरी नहीं कर पाए। ये इनकी सरकार ये बता रही है कि हम ये कमज़ोर हैं। आप बताइए, आप ये कहते हैं कि ये एक फाइल जो है 3 दिन से आगे कहीं डेस्क पे नहीं रहेगी। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूर्ति करते हैं। आप देश के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और आप कहते हैं 100 दिन में कार्यकाल में भर्ती पूरी हो जाएगी और नहीं पूरी होती है। ऐसा क्यों? तो साफ तौर से आप यहाँ सुन रहे थे, तमाम अभ्यर्थी हैं, इनका मांग है कि सरकार जो कही थी, यानी कि 100 दिन में कहीं ना कहीं परीक्षा करवाने को लेकर उसे पूरा करे। और इनका यही मांग है कि 8 सालों से कहीं ना कहीं वैकेंसीज नहीं आई है और इनका कहना है कि 2021 में परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। और इनका साफ तौर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से आकर इनका कहना है कि जल्द से जल्द हमारे परीक्षा को कराया जाए, जिससे हमारा भविष्य अंधकार में न जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वहीं आगरा में लोगों को यमुना का विकराल रूप डराने लगा है। ताजमहल के दशहरे घाट शिव मंदिर तक पानी पहुंच चुका है, जिससे देखते हुए दशहरा घाट पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। साथ ही लोगों के मंदिर से आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं यमुना के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर एनडीआरएफ की टीम मेहताब बाग पहुंची, जहां पहुंचकर करताज व्यू पॉइंट पर निरीक्षण किया गया। इस दौरान राजस्व की टीम भी मौजूद रही। अगली खबर औरैया से है, जहां पुलिस की अभद्रता से आक्रोशित आरएसएस कार्यकर्ताओं ने कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली के अंदर जमीन पर बैठकर पुलिस विरोधी के नारे लगाए गए। देवकली मंदिर में आरएसएस कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने अभद्रता की थी। अभद्र पुलिसकर्मी की शिकायत करने पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां आरएसएस पदाधिकारी के साथ में भी अभद्रता की गई। पुलिस अधीक्षक और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मामला सदर औरैया कोतवाली का है। वहीं सब्जियों के बढ़े हुए दाम को लेकर समाजवादी पार्टी युवजन सभा ने कानपुर के गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन किया। सपा के इस प्रदर्शन में विधायक, अध्यक्ष समेत सैकड़ों सपा कार्यकर्ता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी युवा जन सभा के महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि आम आदमी के हित की बात करने वाली सरकार अब गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है। महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन में शामिल सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार चाहती तो पहले भी टमाटर को कम दाम में बेच सकती थी, लेकिन जब समाजवादियों ने प्रदर्शन करना शुरू किया तब सरकार की नींद टूटी और टमाटर को कम दामों में बेचना शुरू किया। ये लगातार सरकार ध्यान नहीं दे रही और सब्जियों के दाम 150 से 200 250 रुपये किलो के आसपास चल रहे हैं। कोई सब्जी उठा के देख लीजिए, टमाटर पहले लाल ज़्यादा हुआ, उसके बाद तो देखो अदरक का, मिर्चा का, शिमला मिर्च का, अरे तो तरोई लौकी तक महंगी होने लगी। तो ये हाल हुआ है सब्जियों का और हम लोग इसको स्वीकार कर लेते। अगर ये दाम किसान की जेब में पहुँच रहा होता तो टमाटर 200 में बिकता और किसान का 120 130 में खरीदा जाता तो हमें स्वीकार हो जाता। किसान वही 20-30 रुपये में बेच रहा है और यहाँ बाजार टमाटर 180 रुपये किलो बिक रहा है। कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है और सरकार इस कालाबाजारी पर रोक नहीं लगा पा रही। आपने देखा होगा जैसे ही हमारे युवजन सभा के नेताओं ने इस आंदोलन की घोषणा करी, वो ऐसे ही सरकारी अमला कल 10 लोडर पे टमाटर लेके 80 रुपये किलो बेचने में निकल पड़ा। आज फूलबाग में गांधी प्रतिमा के पास हम लोगों ने ये प्रदर्शन किया है। महंगी सब्जियों की प्रदर्शनी लगी है सरकार को ये सचेत करने के लिए कि महंगी सब्जियां इतनी हो गई हैं कि लोग खा नहीं पा रहे हैं। इसलिए प्रदर्शनी के माध्यम से देख लें और छूने का एहसास कर लें। गरीब आदमियों को इतना मत सताओ कि उसकी रोजी रोटी तो पहले ही आपने छीन ली थी, अब जो खा रहा वो भी आपने छीन लिया। गरीबी हटाओ लेकिन गरीबों को ना हटाओ, ये सरकार से हमारी मांग है, नहीं तो इस बार ये गरीब आपकी सरकार हटा देंगे।
वहीं कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में दिए गए कानपुर के योगदान की महागाथा पर आधारित 21 भित्ति चित्रों की कला विधिका का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रहे, जिन्होंने इसका लोकार्पण भी किया। कला विधिका के लोकार्पण के बाद कानपुर पंचायत द्वारा निर्मित कानपुर के विभिन्न पहलुओं पर बनाया गया वृत्त चित्र कानपुर पग पग निशा तेरे का प्रथम प्रदर्शन विश्वविद्यालय के वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई सभागार में किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम सभी को अपनी महान गाथा को संजो कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हम सभी के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरक है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया कि मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि विश्वविद्यालय परिसर में कानपुर के इतिहास का स्मारक बने। आज वह इच्छा पूरी हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को एटीएस ने हिरासत में ले लिया है। शुरुआत से ही सीमा हैदर एटीएस के रडार पर थी। बता दें कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर नेपाल के रास्ते होते हुए अपने प्रेमी से मिलने भारत पहुंची। फिलहाल सीमा के आईडी कार्ड हाई कमीशन भेजे गए हैं। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तान सेना में सूबेदार हैं। सीमा का भाई भी पाकिस्तानी सेना में है। वहीं आईबी सीमा के खिलाफ इनपुट भी दिया है। वहीं राजधानी लखनऊ में लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को थाना ताल कटोरा पुलिस और सर्विलांस टीम की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों शातिर लुटेरे की मुलाकात जेल में हुई थी, जिसके बाद ये लोग चोरी की मोटरसाइकिल से लूट की घटना को अंजाम देते थे। डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने 3 शातिर लुटेरों को पकड़कर घटना का खुलासा किया है और महिलाओं को इस तरीके की लूट की घटना से बचने के लिए संदेश भी दिया। राजधानी लखनऊ में अपराधियों की धरपकड़ जारी है। थाना ताल कटोरा क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी। उनसे बात करेंगे किस तरीके से घटना का खुलासा हुआ और कैसे इन लोगों ने ये अपराध को किया। सर, क्या कुछ मामला था, कैसे अपराध किया, क्या खुलासा किया आपने? पिछले 2 दिनों में थाना ताल कटोरा के अंतर्गत चेन स्नेचिंग की 2 घटनाएं हुई। एक 15 तारीख को हुई और दूसरी जो है 16 तारीख को हुई। और इसके साथ ही एक घटना और भी दर्ज हुई, जिसमें EFIR से एक छात्रा ने लिखवाया कि जब वो मंदिर से वापस आ रही थी तो उसकी चेन स्नेचिंग कर ली गई। इन तीनों घटनाओं में दर्ज किया गया और हमने क्राइम ब्रांच और पश्चिमी जोन की क्राइम ब्रांच के साथ ही थाना ताल कटोरा की टीम और CCTV कैमरे के एक्सपर्ट टीम, हमने सबको जो लगा दिया और 24 घंटे के अंदर जो है ये घटना का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 2 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं। एक नवाब है जो कि दिल्ली का रहने वाला है और दूसरा मनोज गुप्ता है जो कि थाना ठाकुरगंज के फरीदीपुर का रहने वाला है। इन दोनों के आपराधिक इतिहास से पहले भी जेल जा चुके हैं और इन्होंने चूँकि पैसे की वजह से ये अपराध करना शुरू किए और अभी अप्रैल के लगभग ये जेल से छूटे हैं। तो जेल से आने के बाद इन लोगों ने पैसे कमाने के लिए इस तरह का अख्तियार किया रुख। ये दोनों ही अपराधियों को दोनों अपराधियों ने एक एक्टिवा से गाड़ी यूज किया एक घटना में, दूसरी घटना में जो है अपाचे गाड़ी यूज किया। ये दोनों ही गाड़ियां जब लोग चेक किए तो ये दोनों चोरी की निकली। तो 2 चोरी की घटनाओं का ही पर्दाफाश हुआ है। इस तरह से ये 4 घटनाओं का हमारा जो अनावरण हुआ है। सर, इन लोग आपस में मिले कैसे, इन लोगों का आपस में कैसे संपर्क हुआ? ये दोनों अपराधी जब जेल में थे तो वहीं इनकी मुलाकात हुई और जेल से छूटने के बाद इन लोगों ने प्लान के तहत कि हमें और पैसा कमाना है। इसने मनोज गुप्ता ने उसको नवाब को बुलाया लखनऊ और लखनऊ आकर के सबसे पहले 5 जुलाई को इन लोगों ने गाड़ियों की चोरी किया और फिर उसके बाद दोबारा ये आया नवाब दिल्ली से और ये चेन स्नेचिंग घटनाएं किया। सर, इनके पास से क्या बरामदगी हुई है? इनके पास से ये जो चोरी किए थे और जो गाड़ियों की और जहां रखे थे वो दोनों गाड़ियां बरामद हुई हैं। जो चेन इन्होंने बेचा था रितेश गुप्ता को, वो चेन भी बरामद हुआ है। तो ये सारी चीजें जो भी इसमें था सब बरामद हो गया। एक आखिरी सवाल सर, प्राइम टीवी के माध्यम से इस तरीके की जो लूट की घटना होती है, महिलाएं बाहर निकलती हैं, उनको बचने के लिए आप क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं जिससे ये अपराध से बच सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अपराध से बच सकें।
देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी महिला निकले वो अलर्ट रहें, थोड़ा स्वयं की सतर्कता जरूरी है। आसपास कौन संदिग्ध व्यक्ति जो है खड़ा है, कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या है, उस पर नज़र रखें। और साथ में जो है अगर ग्रुप में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थोड़ी सतर्कता और सावधानी रखेंगे तो ये आराम से जो है अपराधी भी पकड़े जाएंगे और घटनाएं भी रुकेंगी। ये थे मेरे साथ डीसीपी वेस्ट राहुल राज जी, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि घटना का किस तरीके से इन लोगों ने खुलासा किया है और जो चेन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं, जो महिलाएं रोड पर निकलती हैं, उनको किस तरीके से वो बची जा सके, ये भी इन्होंने बताया, जिससे इस तरीके की घटनाओं पर लगाम लग सके। लखनऊ के प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद। प्रयागराज में सरकार की ओर से चलाई जा रही भूजल संरक्षण सप्ताह को लेकर सर्किट हाउस में सीडीओ गौरव कुमार की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में भूजल विभाग के अधिकारियों ने जल संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे परियोजनाओं के विषय में जानकारी पेश की है। इस मौके पर सीडीओ गौरव कुमार ने अधिकारियों को भूगर्भ जल संरक्षण और उसका इस्तेमाल कैसे करें, इसकी शपथ दिलाई है। इस मौके पर सीडीओ गौरव कुमार ने कहा है कि भूगर्भ जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कई परियोजनाओं को धरातल में उतारा गया है और विभागों की ओर से कई नई परियोजनाओं के विषय प्रोजेक्ट भी पेश किए गए हैं, जिस पर उच्च अधिकारियों से समीक्षा बैठक की जाएगी। 16 से 22 में भूगर्भ जल सप्ताह का आयोजन जैसा शासन के निर्देशानुसार स्टार्ट किया गया है। आज उसी का शुभारंभ यहाँ किया गया है। एक औपचारिक संगोष्ठी जिसमें सभी जनपद स्तरीय अधिकारी जो जल से संबंधित हैं उनको बुलाया गया है ताकि जन जागरूकता फैले और यहाँ पर एक शपथ भी दिलाई गई है सभी को जल संरक्षण के संबंध में। मुझे आशा है कि सभी जागरूक होंगे और इसके लिए प्रयास विकासखंड स्तर पर एवं ग्राम स्तर पर भी किए जा रहे हैं ताकि संगोष्ठियों के माध्यम से जितने हमारे ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं और ग्रामीण जनता है वो भी अवगत हो सके कि जल संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। वहीं ताजनगरी आगरा में लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। जल निगम की कार्यशैली से लोगों में काफी गुस्सा है। एक तरफ यमुना ने अपना विकराल रूप दिखाया तो वहीं आगरा के एक क्षेत्र में पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। यूपी सरकार तमाम वादे करती है और गंगा जल को घर घर तक पहुंचाने की बात करती है, लेकिन इसके बावजूद आगरा के शहीद नगर इलाके में लोग पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि शहीद नगर वार्ड 77 में जमकल की पाइपलाइन से सीवर का पानी आ रहा है, जिससे लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। जल निगम से शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अपना नाम बता दीजिए। शमा। कहाँ रहती हैं? शहीद नगर। आज आपकी सास बीमार है, कैसे बीमार हुई है? गंदे पानी के चक्कर में हुए हैं। गंदा पानी आ रहा है 2 साल से। 2 साल हो गए। शहीद नगर में तो हम काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए, लेकिन अब 2 साल से तो इतने परेशान है कि पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ आ रहा है तो ऐसे टॉयलेट जैसा पानी आ रहा है और इससे हम क्या काम करें, कैसे करें, क्या खाना पकाएं, क्या नहाएं धोएं, इतना गंदे पानी से बताइए आप। कोई सुनवाई नहीं है 2 साल से। हम लोग पानी आ रहा है, घर का काम कैसे चल रहा है? घर का काम हम लोग क्या बताएं, मस्जिद है यहाँ से भर के लाते हैं सब रोडों के, और जो पैसे कमाते हैं ठेल लगाते हैं हमारे घर से, और बुजुर्ग हैं सांस की तकलीफ है उनको, और जो कमाते हैं 100-125 रुपये वही हम पानी में उससे खरीदते हैं, पानी बिस्लरी का, उससे हम गुजारा कर रहे हैं अपना। जो यहाँ पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, ताज नगरी में हमने गंगा जल भिजवा दिया और जगह जगह साफ़ पानी, पीने का पानी करवा दिया, हमने सुविधा दे दी। यहाँ पर कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है वार्ड 77 शहीद नगर में, जो कि यहाँ पर घरों घरों में ट्यूबवेल से जो अभी पानी आ रहा था। 2 साल से हमारे यहाँ ये समस्या है कि पानी, पहले 1 साल पानी नहीं आया, नीचे उतर गया तो सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, और अब भी जो हमारे घरों में जो पानी आ रहा है वो कीचड़, गंदगी और लैटरिन का पानी आ रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? आसना। आसना, यहाँ पर लगातार कई सालों से पानी की समस्या बनी है, कैसे पानी भरकर लेकर आते हो, कितनी दूर से? मस्जिद से पानी भरकर लेकर आते हैं, सब लोग धक्के मार के भगा देते हैं, हाथों में छाले पड़ जाते हैं, पानी भर भर कर लेने नहीं देते। फिर माँ से भगा देते हैं तो कहाँ से पानी लाते हो, कितना दूर होता है? पैसों से लेते हैं। पैसों से पानी लेते हो? 2 साल से हम बहुत परेशान हैं, पानी भर भर के इतनी आमद है नहीं, हम फिल्टर का पानी भरे, छाले बच्चों के पड़े आ रहा, हमारी बहन बीमार हो गई है, इमरजेंसी का इलाज चल रहा है।
अरे इसी पानी से इन्फेक्शन हो गया, पर्चे के पर्चे पड़े हुए हैं, बच्चे कारीगरी करते हैं, कहाँ से इलाज करेंगे बच्चे। बुढ़ा बाप है, वो काम नहीं करते हैं, वो इनको सांस की बीमारी है, पानी भर भर के लाते हैं। मेरी बहुओं को थोड़ी भेजूंगी मैं, बेटियों को थोड़ी भेजूंगी मैं। हमारे यहाँ तो पर्दा है जायज, तुम्हें तो मालूम है। वहीं बरेली में उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ की बरेली नगर निगम में बैठक हुई, जहां मुरादाबाद, बदायूं, मैनपुरी, बस्ती समेत कई जगहों से संगठन के पदाधिकारी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को एक सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया गया, जिसका जरूरी मकसद था कि सभी कर्मचारियों को कैशलेस की सुख सुविधा का लाभ मिल पाए। इस कार्यक्रम में महापौर डॉक्टर उमेश गौतम और सभी अतिथिगण मौजूद रहे। वहीं प्रयागराज के इमामगंज स्थित जनता इंटरमीडिएट कॉलेज में अनुसूचित जाति का छात्र होने के चलते विद्यालय में छात्र को प्रवेश नहीं मिल पा रहा है, जिससे परिजनों में काफी आक्रोश है। छात्र विवेक कुमार अनुसूचित जाति का छात्र है और जनता इंटरमीडिएट कॉलेज से ही उसने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। परिजनों का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि अनुसूचित जाति छात्र होने की वजह से उसे प्रवेश नहीं मिल पाएगा। सूचना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को इमामगंज चौकी पर लेकर गई। अच्छा, ये किस विद्यालय में आप पढ़ते हैं? विद्यालय क्या नाम है? जनता इंटरमीडिएट कॉलेज। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि एडमिशन नहीं ले रहे हैं। एडमिशन कौन नहीं ले रहा है? टीचर, प्रिंसिपल, सागर वाले सर। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं लेंगे। उसका रीजन कुछ बताए हैं? हाँ, रीजन कह रहे हैं तुम गुटखा सुपारी ये सब खाते हो। अच्छा। और क्लास गंदी तुम रहते हो तो स्कूल में झगड़ा होता है। हाँ, तो इसके पहले आप कौन सी क्लास में थे? 9th और 10th। इसके बाद 10 पास किए हैं। तो अभी क्या बोला जा रहा है यहाँ से? एडमिशन नहीं लेंगे। और कुछ बातें? हाँ, कह रहे हैं कि तुम गुटखा सुपारी खाते हो और ये जाति विवादी का जितनी बार इधर हुआ है। खबर बुलंदशहर से है, जहां आम की खेती करते हुए राकेश त्यागी ने प्रगतिशील किसान से के रूप में अपनी नई पहचान बनाई है। लखनऊ में आयोजित आम महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें त्यागी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। आम की प्रजाति में चौसा, लंगड़ा, दशहरी, गुलाब जामुन, राम को फल में पहला स्थान मिला है। राकेश त्यागी प्रगतिशील किसान के यहाँ से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और देश विदेशों के लिए आम जाते हैं। दशहरी। कब से आप जो आम की खेती कर रहे हैं? 25 साल से। कितने आपके बागान कितने हैं आम के? 67 बीघे, 67। तो आप जो और किसानों के लिए कुछ बात ऐसी करेंगे जिससे कि किसान और जागरूक होकर आम की खेती करें? किसान कोई नहीं सुनता ही नहीं किसान। बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। आपके बाग में कौन कौन सी प्रजाति उगते हैं? दशहरी, चौसा, लंगड़ा। कितनी आय हो जाती है इससे? आएगा कोई गारंटी नहीं, फसल के ऊपर डिपेंड करता है कि फसल आपकी कैसी है। हवाएं क्या बताते हैं, एक साल नील होगी तो क्या आए बताएं। वहीं कानपुर में आगामी त्योहार मुहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए एसीपी अनवरगंज सृष्टि सिंह के नेतृत्व में शालीमार गेस्ट हाउस बांस मंडी में मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें एसीपी सृष्टि सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले साल मुहर्रम का त्योहार मनाया गया था, उसी तरह इस बार भी मनाया जाएगा और साथ ही त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और साथ ही असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रहेगी। मीटिंग में अनवरगंज सर्किल के अधिकारीगण, सभी एस10 सदस्य, सिविल डिफेंस और क्षेत्र के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। वहीं गोंडा जिले में वन माफिया जंगलों से निकलकर गांव में लग रहे हरे भरे पेड़ों की कटान धड़ल्ले से चल रही है। कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत थरथरी मौजे के नए गांव में वन माफियाओं ने लहलहाते के हुए हरे भरे पीपल के पेड़ सहित अन्य कई पेड़ों को काट डाला और उसे उठा ले गए। स्थानीय लोगों का कहना था कि इसकी शिकायत पुलिस और वन विभाग को दी गई, जिस पर मौके पर पुलिस आई लेकिन बिना कोई कार्रवाई किए चली गई। वहीं इसकी सूचना जिले के डीएम एसपी को मिली तो उन्होंने कटान को रोकने के लिए तत्काल प्रशासन की टीम रवाना कर दी, जिसकी भनक लगते ही वन माफिया मौके से फरार हो गए। वहीं इस पूरे मामले में डीएफओ पंकज कुमार शुक्ला ने बताया कि अवैध कटान करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ये ग्राम थरथरी में पीपल और शीशम का अवैध उत्पादन हुआ है। स्टाफ को मौके पर कल भी भेजा गया था और आज इसमें पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है चूँकि बिना परमिशन का उत्पादन किया गया है और जो दिख रहा है वो मौके पर हरा है। ये ग्रामीण क्षेत्र का कटान है, परंतु जब तक इसमें मालिकाना सिद्ध नहीं होगा तब तक जो है ये सुपुर्दगी में रहेगा। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां लूट और हत्या की योजना बनाते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुजीब और इमरान नाम के बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि पिछले कई दिनों से नदीम महिला की रेकी कर रहे थे, जहां गिरफ्तार बदमाश छोटा हाथी चलाया करते थे। नदीम ने हथियार देकर महिला के यहां लूट और हत्या के लिए कहा कि हमने कई दिनों तक महिला के यहां रेकी की, लेकिन महिला घर से बाहर नहीं निकली। नदीम ने जब हमारे ऊपर दबाव डाला तो हमने महिला के घर के बाहर के फोटो और लोकेशन भी नदीम को भेजे। पकड़े गए बदमाश कई दिनों से महिला के साथ वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। पुलिस ने नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से हथियार समेत फोन से लोकेशन और कॉल के आधार पर केस दर्ज करते हुए तीनों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक 17 जुलाई 2023 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है और इनके द्वारा 3 ऐसे व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो एक महिला व्यवसायी के से लूट एवं हत्या के दृष्टि से थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में आए हुए थे। इन व्यक्तियों का नाम है नदीम, जो कि दिल्ली में फर्नीचर के व्यवसायी हैं। उसके अलावा इसके 2 कर्मचारी हैं जो इन्हीं के यहाँ इनकी गाड़ी चलाते हैं, मुजीब और इमरान। ये नदीम जो है, इन्होंने थाना शालीमार गार्डन क्षेत्र में ही रहने वाली एक महिला व्यवसायी जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है, उनको पूर्व में करीब 30 लाख रुपए उधार दे रखे थे। ये 2018 की बात है और इसके बाद से इनका कहना है कि ये पैसे इस महिला व्यवसायी ने वापस नहीं किए थे इनको, तथा इस चीज़ को लेके इनका आपस में विवाद हुआ था और इसी से खिन्न होके, इसी से गुस्सा होके नदीम ने इन दोनों व्यक्तियों को, जो इसके एम्प्लॉई हैं, इनको पिस्टल तथा कारतूस के साथ इस महिला के घर पे भेजा था। थाना शालीमार गार्डन की जो पुलिस है उसको चेकिंग के दौरान ही ये लोग मिले जिनके पास से ये पिस्टल मिला। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।